أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. सामीन कराम, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Thank you for joining CISSP session. बेसिकली ये जो हम सुबह के वक्त सेशन करेंगे CISSP का, उसका मकसद ये है कि हम रिव्यू कर सकें उन कॉन्सेप्ट्स को जो CISSP में मौजूद हैं, जो हमारे एग्जाम में आएंगे या जो आगे हमें जॉब में जिससे हमें फ़ायदा होगा, जिससे हम इस्तेमाल करेंगे. तो आई होप कि मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही है. काइंडली अपना जो माइक है उनको म्यूट कर लीजिए ताकि मैं डिलीवर कर सकूं. It's basically a discussion. It's basically I'm not going to lecture you on this, but basically हम इसको रिव्यू कर रहे हैं. तो काइंडली आप लोग जो हैं, तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का जो सेक्शन है CISSP में अल्लाफे के डैशबोर्ड पे, वहां पे जाके आप नोट्स खोल लें. ठीक है. और ये लैब्स और IEM से मैंने स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि आज रात को जो हम AWS की लैब्स करेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जिस पे हम काम करने वाले हैं वो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है AWS क्लाउड पे. ठीक है. तो इंशाल्लाह ताला जो हम यहाँ पे थियोरेटिकली पढ़ेंगे उसका फायदा हमें वहाँ पे प्रैक्टिकल लैब्स में होगा, और प्रैक्टिकल लैब्स करने के बाद हमें ये बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके पास AWS का फ्री टियर अकाउंट मौजूद होगा. अगर नहीं है तो काइंडली आप अप्लाई कर लें उसके लिए अभी से ही, और आपको 12 मंथ की एक्सेस मिल जाती है. उसमें ये होता है कि आप उनके जो कुछ सर्विसेज हैं EC2 S3 जो मेजर सर्विसेज हैं उसे आप किसी हद तक फ्री टियर में यूज कर सकते हैं, यानी आप फ्री में उसको यूज कर सकते हैं. आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ चार्ज नहीं होगा. ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कुछ साइबर सिक्योरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिफोर वी कम टू आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. राइट. So let me share my screen and we can continue. Share screen. Okay. I'm going to open page and let me open the chat box so I can see if you guys have any questions. So let me find the बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सब लोग इसके बारे में पता भी होगा. कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. ठीक है. कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारे पास है इंटेग्रिटी. ठीक है. और हमारे पास है अवेलेबिलिटी. इसे हम कहते हैं CIA ट्रायड. ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं CIA ट्रायड. CIA ट्रायड क्या कहता है? कहता है कि जब आपने डाटा को प्रोटेक्ट करना हो तो उसके प्रोटेक्शन करने के लिए आपको 3 चीजें मद्देनजर रखनी होती हैं. पहली होती है उस डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरी होती है उसकी इंटेग्रिटी, तीसरी होती है उसकी अवेलेबिलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी किसे कहते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी इसे कहते हैं कि आया इस डाटा को जिसके हाथ में होना चाहिए क्या उसी के हाथ में है, या इससे वो लोग भी एक्सेस कर सक रहे हैं जिन्हें एक्सेस करना नहीं चाहिए. और कॉन्फिडेंशियलिटी कौन डिफाइन करता है? ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज. ठीक है. आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है, आपके जो मिशन है, गोल्स हैं. ठीक है. आपके साइबर सिक्योरिटी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो चीजें डिसाइड करती है कि हु कैन हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन और डेटा. अच्छा, अब कॉन्फिडेंशियलिटी तो पहला फैक्टर हो गया. इसके बाद आती है इंटेग्रिटी. ठीक है. क्या इस पीस ऑफ डाटा को चेंज करने वाले सिर्फ वही हैं जिनको हमने अलाउ किया हुआ है, या ऐसे वो लोग भी मॉडिफाई कर सक रहे हैं जिनको हमने अलाउ नहीं किया हुआ. ठीक है. अगेन दैट्स आल्सो डिफाइंड based upon what's the context of your information security. आपका किस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर रहे हैं.
उसके बाद आती है अवेलेबिलिटी, कि सिक्योरिटी करने के बाद आया आपका डाटा अवेलेबल है भी या नहीं, कि आपने उसे इतना सिक्योर तो नहीं कर लिया कि उसे अब एक्सेस करना महाल हो गया। हाँ, क्या आपने उसे इतना सिक्योर तो नहीं कर लिया कि अब उसे एक्सेस करना ही मुश्किल हो गया। सिक्योरिटी तो आपने करनी है इंफॉर्मेशन की, लेकिन क्या आपने उसे इतना सिक्योर कर दिया कि उसे कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता। अगर आपने उसे इतना सिक्योर कर लिया है तो आपकी सिक्योरिटी फेल हो चुकी है, क्योंकि सिक्योरिटी एज अ बिजनेस इनेबलर, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग बट इट्स अबाउट इनेबलिंग योर बिजनेस। अक्सर ये होता है कि इतनी सिक्योरिटी लगाई जाती है, जो नए CISOs बनते हैं, CISOs जो होते हैं, CISOs वो होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, उनमें जो नए लोग होते हैं वो दे आर वेरी रिगोरस, दे आर वेरी एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक अबाउट इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज। लेकिन होता ये है कि आपका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है उसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात तो नहीं होती, ठीक है, उसमें फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, लीगल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उसमें बिजनेस ऑफिसर्स होते हैं जो कि बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हैं, बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, जो भी होते हैं। तो उनके जो टारगेट्स और गोल्स होते हैं, उनके टारगेट्स और गोल्स ये होते हैं कि हम बिजनेस से ज्यादा मुनाफा जो है तो जनरेट कर सकें। लेकिन मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट बनाई जिस पे आपका बिजनेस है और आपने उसे इतना सिक्योर कर लिया है कि यूजर्स के लिए वेबसाइट यूज करना मुश्किल हो गया, और उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से यूजर्स उससे हार मान गए, ठीक है, यूजर्स ने उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आपकी वेबसाइट यूज करना छोड़ दी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। A good security strategy is supposed to empower the business, ठीक है, ताकि बिजनेस को कॉन्फिडेंस दे सके कि हाँ बेफिक्र तुम जाओ, go on the outside world and experiment with your business strategies, with your goals and ambitions. As long as you stay in these parameters, you can exercise, you can experiment with whatever you want, but you have to be compliant with the security practices, with the security framework, ठीक है। So confidentiality, integrity, availability is not a simple concept. It might look simple because right now it's being drawn in a diagrammatic way, but it can become really complex as you go further down into the implementation. Implementation करते वक्त ये काफी complicated हो जाता है। तो confidentiality क्या है? How confidential are the documents? Who can access the documents? At what time they can access the documents? Who cannot access the documents? The information, the data. ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें कि जैसे कि इंसान टू डू लिस्ट बनाता है अपने कोई काम स्टार्ट करने से पहले, तो उसे नॉट टू डू लिस्ट भी बनानी चाहिए कि ऐसे कौन से काम है जो मुझे नहीं करना, ठीक है, उनकी भी लिस्ट बनाए, टू डू लिस्ट एंड नॉट टू डू लिस्ट, तब काम बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें दो तरफा इसका व्यू रखना होता है कि कौन से लोग हैं जो एक्सेस कर सकते हैं, कौन से लोग हैं जो नहीं कर सकते। In cybersecurity and implementation, you might have seen, if you have taken ISO implementation 27001 course, you might have seen that everything is very well articulated, very well defined. हर एक चीज को specify किया गया है। अच्छा, हर एक चीज को बड़े तरीके से स्पेसिफाई किया गया है, कोई जनरलाइजेशंस नहीं है, वहां पे स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है, इसलिए निस्ट को भी स्पेसिफिकेशंस कहते हैं, ठीक है। निस्ट की जो स्पेसिफिकेशन जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसकी भी स्पेसिफिकेशंस है, राइट। तो स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंशियलिटी को। उसके बाद फिर देखें कि कॉन्फिडेंशियलिटी, चले ठीक है, एक्सेस तो है एक बंदे को डाटा का, क्या उस डाटा को, उस बंदे को हमने अलाउ करना है कोई डाटा को मॉडिफाई करे, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल है, उस कॉन्फिडेंशियलिटी में बंदा आता है, ही कैन एक्सेस द डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट को उठा सकता है, उसे ओपन कर सकता है, लेकिन क्या रीड राइट परमिशंस आप उसको देने हैं आपने, ठीक है, ये भी आपने डिफाइन करना होता है। इंटीग्रिटी रीड राइट में आ जाती है, ठीक है, जो मॉडिफिकेशन होती है आपकी डाटा की वो रीड राइट में आ जाती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करते हैं। कौन ऐसे ऐसे लोग हैं, इधर दे आर इनसाइड द कॉन्फिडेंशियलिटी और आउटसाइड कॉन्फिडेंशियल। अगर देखें एक बंदे से कॉन्फिडेंशियल है डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक बंदा जो है तो उसे एक्सेस नहीं कर सकता, तो जाहिर बात है उसके रीड राइट करने का भी जवाब नहीं बनता, अनलेस द पर्सन इज अ हैकर एंड द एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंशियलिटी देन गेट्स इनटू द इंटीग्रिटी, ठीक है। So the person, the people, the members who want to
change the integrity of the file, they have to fall under the group of confidentiality. The people who have access to these documents of that data. चले अब आपने क्या किया, आपने security controls लगा दी. Confidentiality उन्हीं लोगों को access है data की who are supposed to access it, और वही लोग इसको modify कर सकते हैं, system administrators या users जिनके पास इसकी access होनी चाहिए, जो integrity हम चाहते हैं कि यार ये modify कर सकें documents को at will. अब आपने उस पर इतने ताले लगा दिए हैं, ठीक है, कि अब आप उसे यूज ही नहीं कर सकते, एक्सेस ही नहीं कर सकते, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव फेल्ड टू इम्प्लीमेंट CIA ट्रायल, ठीक है. अवेलेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दैट टेक्स इनटू कॉन्टेक्स्ट द बिजनेस प्रोसेसेस द टू इनेबल द बिजनेस, ठीक है. अगर ये चीज नहीं हो रही, सो योर CIA ट्रायल इज नॉट वेल डिफाइंड. अब इसमें दो मजीद टर्म्स आती हैं, ठीक है. इसमें आती है ऑथेंटिकेशन, इसके बाद आती है ऑथराइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, इनमें फर्क पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है. अक्सर लोग इस चीज को एक ही समझते हैं, दे आर नॉट, ठीक है. और यहाँ पे इसी टर्म भी मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, नॉन रिट्रीडिएशन. ठीक है. ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आप अपने सिस्टम में लॉग इन कर रहे हैं, आपके पास क्रेडेंशियल्स है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, मे बी आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यूज कर रहे हैं. अगर आपके क्रेडेंशियल्स उसके साथ मैच कर जाते हैं जो कि डेटाबेस में ऑलरेडी मौजूद है, या उनके पास जो पहले से टेम्पलेट मौजूद है कि आपके जो क्रेडेंशियल्स जो आप इनपुट कर रहे हैं उससे मैच कर जाते हैं, तो आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं कि यू आर एन ऑथेंटिक पर्सन, यू आर द पर्सन यू क्लेम टू बी, यू कैन एक्सेस द सिस्टम, ठीक है. मिसाल के तौर पे अगर मैं ये क्लेम करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं हुज़ैफा हूँ और मैं अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करना चाह रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना ईमेल चाहिए, यूजर नेम चाहिए एंड पासवर्ड चाहिए. अब फेसबुक के डेटाबेस में ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन मेरी मौजूद है. अगर मेरे क्रेडेंशियल्स दे मैच द क्रेडेंशियल्स इनसाइड द डेटाबेस, दैट मींस आई एम ऑथेंटिकेटेड. अच्छा, अब ऑथेंटिकेट तो आप हो गए हैं, ठीक है. बिल्कुल ये ऐसा ही है कि आप एक बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे गार्ड आपसे चेक करता है, आपका कार्ड देखता है, आप ऑथेंटिकेट करते हैं, हाँ ये बंदा ऑथेंटिक है, इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, इस बंदे को हम अंदर छोड़ सकते हैं. ऑथराइजेशन क्या है, इज द पर्सन हु इज ऑथेंटिकेटेड आल्सो ऑथराइज्ड टू एक्सेस टू यूज द रिसोर्सेज, ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आप एक यहाँ पे आप आ गए, ठीक है, ये आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया, आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो चुके हैं, ठीक है. यहाँ पे आपके बड़े हैं कंप्यूटेशन रिसोर्सेस, उसमें सर्वर्स आ गए, उसमें क्लाइंट्स कंप्यूटर आ गए, ठीक है. ये यहाँ से था आपका दरवाजा, यहाँ पे आप ऑथेंटिकेट हुए, ठीक है. यहाँ पे जनाब आपको ये ऑथेंटिकेट, ठीक है. और ये ऑथेंटिकेट होके तो आप अंदर आ गए. अब क्या आप ऑथराइज्ड हैं इनको यूज करने के लिए, क्या आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को? दिस इज कॉल्ड ऑथराइजेशन. दिस हैज टू बी डिफाइंड एज वेल. नॉट जस्ट द पीपल who are authenticated, ठीक है, but also the people who are authorized to use the resources, they have to be specified under the context of cybersecurity implementation frameworks that are NIST and many other frameworks, PCI DSS standards and stuff like that, you know. So we'll get into those things later on, but right now what we need to focus on is understanding what the CIA trial actually means. चले आप ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, आप ऑथराइज भी हो चुके हैं, आप रिसोर्सेज को यूज भी कर रहे हैं, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि किसने रिसोर्सेज को यूज किया है और किसने मिसयूज किया है? कैसे पता चलेगा इसका? ठीक है, ऑथराइज सब हो गए, यूज करो. एक हुजूम अंदर एंटर होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है कि यूटिलिटी स्टोर पे जैसे वो रश बन जाती है ना, चीनी आती है, आटा आता है, सारे लोग जमा हो जाते हैं, लाइन वाइन तो कोई बनाता नहीं है, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली बनाते भी हैं, लेकिन यूजुअली हमारा जो तरीकाकार है, हम बहुत ही बेसब्र हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि हम जो है तो उस पर हमला कर देते हैं, ठीक है. अब लोग इकट्ठे हुए हैं, 100 लोग इकट्ठे हुए हैं,
और उसमें से कोई एक बंदा शैतानी कर लेता है, ठीक है, आग लगा देता है या किसी की स्टैबिंग कर देता है, कोई क्राइम कमिट कर देता है वहां पे। अब 100 लोग हैं, अब सब डिस्पर्स हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किसने किया, राइट? तो वहां पे आ जाती है नॉन रिप्यूडिएशन। रिप्यूडिएशन कहते हैं टू डिनाई एन एक्शन दैट यू हैव कमिटेड। आपने एक एक्शन किया है, एक वेबसाइट पे जाके, एक सिस्टम के अंदर जाके आपने एक फाइल डिलीट किया है, आपने वहां पे कोई मालवेयर कॉपी पेस्ट कर लिया है, या आपने जो भी इस तरह की नेफेरियस हरकत की है, उसके बारे में आप रिप्यूडिएट कर सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम ना हो। यानी आप रिफ्यूज कर सकते हैं कि यार ये तो मैंने किया ही नहीं है, क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका, ठीक है? जैसे वो बच्चे सुबह हम जब असेंबली में खड़े होते थे स्कूल्स में, तो लाइंस में बच्चे खड़े होते थे, कौमी तराना पढ़ रहे होते थे, ठीक है? तो साइड वाली लाइन में जो आगे बच्चा खड़ा होता था, पिछला वाला उसे थप्पड़ मार जाता था, राइट? चांट मार दी उसे और फिर सीधा खड़ा हो गया, और बच्चा पीछे कंफ्यूज होकर देख रहा होता था किसने मारा है। तो वो उसे कोई पकड़ता था जो राइट उसके पीछे होता था, क्योंकि इट ओनली मेड सेंस कि जो डायरेक्टली मेरे पीछे खड़ा है वही मुझे मार सकता है, तो तीसरी चौथी वाली लाइन को क्या सरोकार है? हालांकि उस बच्चे ने नहीं मारा होता था, दूसरी लाइन वाले बच्चे ने मारा होता, ठीक है? तो वहां पे अगर पूछा जाता, ठीक है, दूसरी लाइन वाले से, हमने तो किया ही नहीं, हमें नहीं पता, रिप्यूडिएशन हो जाती है। नॉन रिप्यूडिएशन क्या है कि आपने कैमरा लगाया हुआ, ठीक है, और कैमरे में पता चलता है कि कौन सा बच्चा कौन सी हरकत कर रहा है, तो जिस बच्चे को मारा गया है वो आगे कैमरे में देख सकता है किसने मारा है। तो अब जब उस बच्चे के पास आएगा कि यार तुमने मुझे क्यों मारा है, तो कहेगा भाई मैंने तो मारा ही नहीं है, तुम कौन सी बात कर रहे हो? तो बच्चे को वीडियो दिखाएगा, ये देखो, ये सबूत है मेरे पास, ये तुम्हारी शक्ल, ठीक है? तुम अब यहाँ पे रिप्यूडिएशन नहीं कर सकते। इसे कहते हैं नॉन रिप्यूडिएशन, कि the user, the person who is authorized to use the resources, cannot refuse having used those resources and utilize those resources according to their will. So it helps you detect cybercrime, it helps you detect nefarious activities, unauthorized access, unauthorized modification of files, and many other cybersecurity concepts that need to be practical. ठीक है, तो non-repudiation is as important as authentication, authorization, confidentiality, integrity, and availability. ठीक है, अभी अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन तो काइंडली पूछ सकते हैं. You can unmute your mic, but before you unmute your mic, kindly raise your hand, or you can post your question in the chat box. Anyone has any question, please ask. Know that this video will be uploaded on YouTube channel as well, which I'll be sharing with you in an hour or two after we end this session. And the labs will be conducted live from 10 o'clock to 12 in the night. And they will also be recorded and they'll be available on YouTube. So if anyone has a question, kindly post, so you're not interrupting me while I'm delivering the rest of the lecture. किसी का भी question है? नहीं है, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. अच्छा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इसे कहते हैं कि हमें आइडेंटिटी चाहिए होती है, ठीक है, क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं किसी आईटी रिसोर्स को यूज करने के लिए. ठीक है, जब भी आप लेट्स से किसी रिसोर्स को एक्सेस करते हैं, किसी बिल्डिंग को, एनीथिंग, यू नीड एन आइडेंटिटी. इसलिए हर बंदे का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है. सिमिलरली देयर इज एन आइडेंटिटी. ठीक है, जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं है किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो आप उसकी रिसोर्स यूज करने के काबिल नहीं होंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कंसीडर करना है कॉन्फिडेंशियलिटी को. कॉन्फिडेंशियलिटी उस वक्त तक हम डिफाइन नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि who are the people, who are the stakeholders, who are the people, who are the users. ठीक है, ये जब तक हमारे पास क्लियर ना हो, ठीक है, तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते कि कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे डिफाइन होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी का स्कोप क्या है. ठीक है, एक्सेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि वहां पे आप इंटेग्रिटी को कंसिडर कर रहे होते हैं. किसी भी एक सिस्टम की इंटेग्रिटी किस तरीके से सिक्योर होगी कि उसे कोई मॉडिफाई ना करे, कि जब हम एक्सेस को, उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस को बाइंड कर दें आइडेंटिटी के साथ. ठीक है, यहाँ डायग्रामेटिकली मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ.
कि लेट्स से हमारे पास ये ये हमारे पास इट्स अ पूल ऑफ रिसोर्सेस, इसे मैं रिसोर्सेस का नाम देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास रिसोर्सेज में क्या है, मेरे पास है टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये पड़ा हुआ है मेरे सर्वर पे, ठीक है। अब मेरे पास तकरीबन यहाँ पर लेट्स से यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरे पास है यूजर्स, ठीक है, या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की आइडेंटिटी होगी, ठीक है। आइडेंटिटी के बगैर आप मेंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप रैंडम लोगों को अलाउ करेंगे, राइट। वलीमा तो नहीं है ना कि जो भी आए आके घुस जाए, ठीक है। यहाँ पे तो हम डाटा प्रोटेक्शन की बात करें, हम एसेट प्रोटेक्शन की बात करें, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो एसेट होता है वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है। बाकी चीजें भी होती हैं, लेकिन जो मेजर एसेट होता है वो इंफॉर्मेशन होता है। वी आर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, राइट। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमारे पास आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब आइडेंटिटीज हमारे पास हो सकता है, तकरीबन हमारे पास मेंबरान जो हैं वो ओवर 1000 है, ठीक है, 1000 मेंबरान। अगर हर एक बंदा इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा इस इंफॉर्मेशन को, then we will not know कि who accessed the information at what time and what did they do with that information, इस इंफॉर्मेशन के साथ उन्होंने क्या किया। इसीलिए, ठीक है, हमें आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की जरूरत है। और ये किस नाम से आता है, IAM, ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। किस तरीके से आपने एक सिस्टम डिजाइन करना है जिसके थ्रू आप आइडेंटिटीज की एक्सेस किसकी तरफ, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, ठीक है, कि आपने किस तरीके से आइडेंटिटीज को मैनेज करना है कि वो किस टाइम पे किस वक्त किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करती है, ठीक है। क्या वो अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर रही है। मिसाल के तौर पे एक मेरे पास एक मैनेजर है, ठीक है, और मैं मैनेजर को अलाउ करता हूँ कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी है, ठीक है, AUP जिसे हम कहते हैं, उसको वो एक्सेस कर सकता है, उसको रीड कर सकता है, ठीक है, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, राइट। ये हमने उससे सिर्फ एक्सेस अलाउ की हुई है। लेकिन वो क्या करता है, कोई एक लीकेज होता है, कहीं पे कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं हुई होती, तो वो बंदा क्या करता है, वो मैनेजर क्या करता है या करती है कि वो जाके उस डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर देती है, ऐसी पॉलिसी लिख देती है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का मिसयूज शुरू हो जाता है। जो एम्प्लॉइज हैं वो उसको मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ी एक मीगर सी एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन जहां पे मैं काम करता था ऑटोजोन में, which is a multinational company, they basically sell automotive parts, right। तो वहां पर हमारे पास एक कैंडीज का भी रैक था, कैंडीज यानी चॉकलेट्स वगैरह। अब मेन हमारा जो बिजनेस था वो चॉकलेट्स का तो था नहीं, स्पेयर पार्ट्स का था। लेकिन होता ये था कि वो सारे के सारे रिसोर्सेस जो हम कैंडीज सेल करते थे, जो कस्टमर्स आके कैंडीज खरीदते भी थे हमसे, तो जाहिर बात है वो टोटल रेवेन्यू में ऐड होता था। अब चूंकि वहां पे कोई प्रॉपरली डिफाइंड रूल्स या पॉलिसीज थी नहीं, ना ही रीच की जाती थी, ना ही उसके बारे में ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस थी कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिनको आप यूज नहीं कर सकते एज एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉइज ने अपने आप से एक पॉलिसी, एक रूल बना लिया कि वी वर्क सो हार्ड दैट्स व्हाई वी डिजर्व टू ईट दिस कैंडीज फॉर फ्री। जाहिर बात है दीनी मान तो नहीं है उनका, राइट, यानी पे किए बगैर वहां से कैंडीज वगैरह उठा के खा रहे होते थे। हालांकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये अलाउ नहीं करती थी, राइट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इट नेवर अलाउड अस टू ईट और टू टेक द कैंडीज विदाउट पेइंग फॉर देम। ऐसी कोई परमिशन हमें नहीं थी, लेकिन जाके उसको खाते थे, ठीक है। तो उससे होता ये था कि बेसिकली वहां पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में, अब जाहिर बात है मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा, बट फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी उसमें आप आ गए हैं, मिसाल के तौर पे एक साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें,
ठीक है, वहां पे एक मेरे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है, सेल्स रजिस्टर है, और वहां पर जो है तो मैं लॉग इन हूँ, और वहां पर जो है तो मैं गूगल मुझे अलाउड है कि मैं गूगल क्रोम यूज कर सकूं। अब गूगल क्रोम पे मैं जाके क्या करता हूँ, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी ये है कि उसे सिर्फ सेल्स एज अ सेल्स रजिस्टर यूज किया जाए, चेकआउट के लिए यूज किया जाए, ना कि उस पर अपने आप फिल्में देखें, मूवीज देखें, ठीक है। लेकिन यही होता था, जो एम्प्लॉइज थे क्योंकि उनके सामने कोई एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी थी नहीं प्रॉपरली उसके लिए, तो क्या करते थे, मिस यूज शुरू कर देते थे। आगे खड़ा हो गया बंदा, मैं वहां पे मैनेजर लगा, आके बंदा खड़ा हो गया, ठीक है, उसने मूवी लगा ली है, ठीक है, लंदन हैज फॉलन। मैंने कहा यार लंदन हैज फॉलन को मारो गोली, यहाँ पे कस्टमर्स खड़े हैं, एंड दिस सर्वर दिस कंप्यूटर इज ओनली यूज्ड फॉर कस्टमर केयर, फॉर रिंगिंग आउट द कस्टमर्स। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी के हाथ एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी की डॉक्यूमेंट लग जाती है, उसमें लिख देता दिस कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल, और अगर एम्प्लॉय जो है वो उसको उसमें मूवी देखता है, राइट, उसमें मूवी देखना शुरू कर देता है, तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हो सकता है वो किसी ऐसी लिंक को डाउनलोड कर दे कि जिसकी वजह से पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की वजह से, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, इंटेग्रिटी की कॉम्प्रोमाइज होगी, ठीक है, और वहां पे अवेलेबिलिटी की भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अगर हमारे पास आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड हो, ठीक है, अगर हमारे पास आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट प्रॉपरली हो कि उन डॉक्यूमेंट्स को वही लोग चेंज कर सकें जो कि हायर मैनेजमेंट में, जो कि पॉलिसीज डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो तब हमारे पास इस तरह की लीकेज और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होंगी। तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि हमारे पास जो आइडेंटिटीज होती हैं उनको, उनकी एक्सेस को बाइंड कर देता है रिसोर्सेज के साथ, ठीक है, कि कौन कौन सी रिसोर्सेज को वो एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से एक्सेस करें, ठीक है। और अंडरलाइंग जो फ्रेमवर्क होता है वो CIA ट्रायड का होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। एनीवन? ठीक है, तो जब अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये डोमेन 5 है हमारा, राइट, और ये था हमारा आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे पास या तो ऑन प्रेमिस ऑर्गेनाइजेशन होती है कि हमारा सारे का सारा जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ पे मौजूद है, हमारे अपनी बिल्डिंग के अंदर। एक होती है ऑफ प्रेमिस कि जो हमारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने क्लाउड पे डाला हुआ है, या किसी दूर दराज इलाके में किसी डाटा सेंटर से हम डायरेक्ट, या तो वायरिंग हमने की हुई है केबल की, ठीक है, या हम जो है तो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू हम उनके रिसोर्सेज यूज करें, विच इज मोस्टली क्लाउड, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अच्छा, ऑन प्रेमिस और ऑफ प्रेमिस की हमने बात यहाँ पे, और जब आप क्लाउड पे काम करेंगे ना तो वहां पे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल, ठीक है। ऑन प्रेमिस में क्या होता है कि आप अंदर ही अंदर आप आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पॉलिसीज आप इन्फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने होता है सब कुछ, ठीक है। मैनेजर्स होते हैं आपके, फिर आपके वहीं पे सिस्टम पे आप बाकी चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पे होता है। क्लाउड में क्या है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है, वहाँ पे जो है तो आपके सारे रिसोर्सेज जो हैं तो कहीं और से हायर हो रहे हैं, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप एक्टिवली जो रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं तो आप पता लगा सकें कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहा है, ठीक है, किस तरह यूज कर रहा है और किस वक्त यूज कर रहा है। अच्छा, तो इसके लिए हमारे पास AWS में आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का एक अलग पूरा पोर्शन है, और वो हमें किस चीज के लिए एनेबल करता है कि हम वहां पे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कर सकें, RBAC, ठीक है, वहां पर हम RBAC कर सकें, ठीक है, और हम कर सकें रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस बंदे का जो काम है उसी के मुताबिक उसे एक्सेस दिया जाए। ऐसे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए जाएं कि जिस बंदे का जो रोल है
जो काम है उसके मुताबिक वो रिसोर्सेज एक्सेस कर सके। अगर एक बंदे का काम विंडोज पे है, विंडोज मशीन पे है, विंडोज सर्वर पे है, तो सिर्फ विंडोज सर्वर का एक्सेस दिया जाए। अगर उसका लिनक्स पे नहीं है तो उसे लिनक्स का एक्सेस ना दिया जाए बिल्कुल भी। जैसे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, कि उस बंदे का रोल क्या है। ठीक है, रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, रोल बेस्ड तो आपको एक्सेस मिल गया है। अब रूल बेस्ड क्या है कि आप रूल्स क्या है उसको यूज करने के, जिसको एक्सेस किया गया है। ठीक है, पहले आपके पास रोल है, फिर उसके लिए रूल्स हैं उसको यूज करने के। ठीक है, आपने अगर अलाउ ऑल रूल्स कर लिए, अलाउ ऑल आपने कर दिया है, ठीक है, तो तब भी मसला बन सकता है। डिनाई ऑल कर दिया तो तब भी मसला है। तो रोल और रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में ये फर्क है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के लिए हमारे पास क्या होता है कि 3 किस्म के हम फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। एक हमारे पास होता है सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, एक हमारे पास होता है डिसेंट्रलाइज्ड, एक होता है हमारे पास हाइब्रिड। सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, और हाइब्रिड एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अच्छा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही ऑफिस होगा, एक ही टीम होगी, ठीक है, जो कि सब की जो एक्सेस मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करेगी, उसको डिफाइन करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, एक सेंट्रल ऑफिस होगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, क्लाउड आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, सिस्टम्स आर्किटेक्ट हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी है, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंट्रलाइज हो गया। इसमें आसानी ये होती है कि जब हमारे पास कोई एम्प्लॉय कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है तो उसका अकाउंट बंद करने में आसानी होती है, क्योंकि एक ही सेंट्रल एरिया जो कि सब कुछ मैनेज कर रहा है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि हमारे पास जो है तो जो डाटा के ओनर है, जो रिसोर्सेज के ओनर्स हैं, ठीक है, हर बंदा अपने मुताबिक जो है तो उसकी एक्सेस डिफाइन कर, वो डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, यानी एक सेंट्रल ऑफिस नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक पूरा ऑफिस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो लिनक्स के सारे रिसोर्सेज, क्योंकि वो ओनर है उसका, वो सारे लिनक्स के रिसोर्सेज की जो एक्सेस है उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कि किस किस ने किस वक्त इसको एक्सेस करना है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा डिपार्टमेंट है, वो विंडोज सर्वर का है, वो विंडोज के लिए कर रहा है। अब जब हमारे पास एक एम्प्लॉय जो कि लिनक्स और विंडोज डिपार्टमेंट दोनों के को यूज कर रहा था, वो छोड़ के जाता है, तो पहले हमारे पास लिनक्स वाले उसे अप्रूव करते हैं, उसकी एक्सेस लेते हैं, फिर विंडोज वाले। यानी अगर जितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी इस चीज को मैनेज करना। तो डिसएडवांटेज है हमारे पास। ठीक है, हो सकता है विंडोज वाला बड़ी देर से इसको जो है तो वो करे, एम्प्लॉय को वहां से खारिज करे, लिनक्स वाला बहुत पहले कर ले। ठीक है, तो जितना कम कॉन्फ्लिक्ट होगा, जितना ज्यादा टीम वर्क होगा, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना इजी रहेगा। एक होता है हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड में हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों को हम यूज करते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज को भी यूज करते हैं, डिसेंट्रलाइज को भी यूज करते हैं। हमारे पास एक मेन ऑफिस भी होता है जो कि सारी चीजों को मॉनिटर करता है, और हमारे पास कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसके जो ओनर्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इसके लिए क्या होनी चाहिए। चलिए 5 मिनट रह गए, इससे ज्यादा सेशन को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं आप लोग को 2-2.5 घंटे की लैब्स कराऊंगा तो उसमें आपको ये सारी चीजें इनकम पास हो जाएंगी, इंशाल्लाह पूरा डोमेन कवर हो जाएगा। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले, 5 मिनट है, फिर सेशन खुद ब खुद एंड हो जाएगा, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अपलोड दिस। ठीक है, तो काइंडली क्वेश्चंस पूछें अपने, अगर हैं तो, नहीं है कोई डिस्कशन है तो करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक है, ठाक, आप कैसे? बस ठीक ठाक। अच्छा, हम ये सीएसएस की डोमेन्स कर रहे हैं आज। ये पहली डोमेन थी ना, यानी कि 5वीं? जी, ये आज पहला सेशन हो रहा है, वो इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि AWS की लैब कराऊंगा आज रात को मैं आपको, तो उसमें IAM पहला टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, वो जो है मास्टर कार्ड लगा के जो पेमेंट करनी है, जी, वो जो बिलिंग वाली पेमेंट है, उसके आगे वो जो लेक्चर्स के अंदर वे ऑफ लिखा हुआ है, वो भी हमें अभी करना पड़ेगा? किसका वे ऑफ लिखा हुआ है, वो सॉरी? सर्विसेज के अंदर वे ऑफ भी लिखा हुआ है ना, जो लेक्चर्स हैं RHEL के ना, वो भी वहां तक पहुंचे नहीं है, तो वो लिखा हुआ था ना, ऐसे ही गो थ्रू हुआ था, तो वो भी करना पड़ेगा
के बाद यानी कि $1 की कटौती हो जाएगी, उसके बाद कोई और मसला नहीं करेंगे, यानी कि और वो चार्जेस नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे वेव ऑफ का नहीं पता, लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं है. All you have to do is you have to sign up for AWS account. They're going to charge you $1 to verify your account, and they're going to refund that back to you, and that's it. आपको free tier account बन गया. इससे ज्यादा अगर वेव ऑफ किस चीज के लिए, RHEL की क्या आप कह रहे हैं? वो ये इसी का मैं आपको ना भेजूंगा ग्रुप के अंदर ना, वो आप जी देख लेना। काइंडली भेज ठीक दीजिए. है, जी ठीक है। अच्छा, तो ये हम ये करेंगे, IAM की करेंगे। इससे पहले रूट का के डायरेक्ट पहले IAM ही करेंगे हम, यानी कि सर्विसेज वाला? मैं आपको आज शुरू से क्लाउड पढ़ाऊँ, क्लाउड के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. उसमें पब्लिक प्राइवेट क्या है, ठीक है, IaaS क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सॉफ्टवेयर, ये थोड़ा सा शुरू में इंट्रोडक्शन हो जाएगा. उसके बाद जो मैं आपको रूट और IAM के दरमियान फर्क क्या है, इनमें पॉलिसीज कैसे इन्फोर्स करते हैं, आपने अपने अकाउंट की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, ठीक है, और कैसे आपने पॉलिसीज असाइन करनी, ये चीजें इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी ना? इंशाल्लाह. मैंने कोशिश, पता नहीं आप में से कौन है यूट्यूबर, किससे मेरी बात हो रही थी, असल में माशाल्लाह से आप लोग भी ज्यादा हैं, तो मुझसे नाम आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन अभी मैंने फिगर आउट किया है कि किस तरह यूट्यूब में मैं लाइव जाकर सेशन कंडक्ट करूं. वहां पे आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो लाइव सेशन होगा यूट्यूब पे इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ. ठीक हो और गया, वहीं ठीक हो पे गया, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही पड़ा होगा. ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, और समझ किसी का कोई क्वेश्चन है टॉपिक के लिहाज से? हमारे पास सिर्फ 2 मिनट और 37 सेकंड्स रह चुके. 2 minutes 37 seconds to go. If anyone has a question regarding the topic or anything, ask away. असल में चीजें बहुत ज्यादा थी इसमें, ठीक है. इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई, फेडरेटेड आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ठीक है, अकाउंट्स क्या होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, लेकिन टाइम अब कम है ना, तो इसमें जो है तो फिर इशू होता है. चले ठीक है, आप सब लोग ऐसा करें कि IAM का जो है ना, इसके नोट्स इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, ज्यादा लंबी लंबी डेफिनेशंस नहीं है, तो इसको कम से कम एक मतलब रीडिंग लेके आइएगा. हम इंशाल्लाह करेंगे AWS और CSSP, तो आज सुबह हमने पढ़ लिया, और जो मैंने स्केड्यूल शेयर किया वो आप सबको मिला है, वो जो उसकी एक्सेल की डॉक्यूमेंट है. काइंडली कंफर्म करें कि आप सबको मिल चुका है वो डॉक्यूमेंट स्केड्यूल का. ओके गुड, ठीक है. तो बेसिकली आज हमने CSSP करना है, AWS वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, और जो है तो ठीक है. हाँ, ये इन्हीं चीज़ों को हमने पढ़ना है आज. वल्नरेबिलिटी की असेसमेंट की लैब्स भी आएंगी आज, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसे प्रॉपरली स्टार्ट करें और प्रॉपरली इंशाल्लाह फिनिश करें. कल डेवऑप्स की क्लास होगी, ठीक है, और CSSP को भी पढ़ा जाएगा. तो चलें सेशन इधर ही एंड करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.